चल सन्यासी मंदिर में। अरे ये तो बहुत पुराना है। बीजेपी से दिल का मिलान कैसे हुआ? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये अब बड़ा आरोप। बड़ा आरोप नहीं, 100% कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ आरोप। तो विधायक बनने में 2017 क्यों लग गया? पर ये बहन जी, उनसे अलगाव किस बात को और क्यों हुआ? ये क्या कह रहे हैं? ये कौन बताया आपको? पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, आपको विभाग मिल गया था। आप भी चुनाव लड़ेंगे और आपकी बेटी भी चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। राजनाथ जी के बेटे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपका फोन तो नहीं टैप हो रहा है? होने दीजिए। अखिलेश जी के साथ जो आप है, कभी ऐसा लगा अरे यार कहाँ आके फंस गए इस जगह पे? ओम प्रकाश राजभर के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा विलन कौन है राजनीति का? सब जो आप बोल रहे हैं कैमरे पे बोल रहे हैं, वो एकदम कैमरे बोलना। आपका सीट का सब फाइनल हो गया है। चंद्रशेखर वाला तो हाल नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। अनकट में आप सबका स्वागत है। और हमारे आज के जो खास मेहमान हैं ना, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यूपी की राजनीति में मैं उन्हें तड़का मानता हूं। वो तड़का जिसकी ज़रूरत समाजवादी पार्टी की तरफ भी है और बीजेपी की तरफ भी है, इसीलिए कोई उनकी खुलकर आलोचना नहीं कर पाता है। तो आज हमारे साथ हैं ओम प्रकाश राजभर जी। आज हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे जी। ये जो राजनीति चल रही है, आपका पिछला, क्योंकि अतीत की बुनियाद पे ही ना वर्तमान खड़ा है और वर्तमान पे भविष्य खड़ा है। जी। हम लोग जिस ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं, उनका राजनीति में आना यूं ही अनायास हुआ या वो सोची समझी आपकी मतलब करियर था कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स ही करना है? नहीं, देखिए, शुरू में शिक्षा पीरियड में एक घटना घटी। एक ट्रेन से हम लोग पढ़ने आते जाते थे बनारस। ट्रेन छूट गई एक दिन, तो हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, तो उसके भाई रेलवे में इंस्पेक्टर थे, तो वो गाड़ी से आते जाते थे। तो जब ट्रेन छूट जाती थी तो हम लोग उन्हीं की गाड़ी से अच्छा गांव आते थे। तो वहाँ गए तो मान्यवर कांसी राम जी, ये कब की बात है? 80-81 की बात है। मतलब इस बात को 40-42 साल हो गए। हाँ, मान्यवर कांसी राम जी जब शुरू की बात को, तो जब उन्होंने समझाना शुरू किया, तो जैसे स्कूल में हम लोगों को मास्टर साहब समझाते थे, उससे बेहतर वो समझाने लगे। मतलब क्या समझा रहे थे? पॉलिटिक्स? हाँ, वो समझा रहे थे कि प्रदेश में जो माहौल है, जो असमानता है, जो छुआछूत है, ऊंच नीचे नफरत है, इसको ख़त्म करना है हमको। और जो लोग राजनीति में हिस्सेदारी नहीं ले रहे हैं, उनको जगा करके राजनीति में हिस्सेदारी दिलाना। तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? 14-15 साल रही होगी। मतलब आप 14-15 साल के। हाँ। और आप कांसी राम जी आपको बता रहे थे पॉलिटिक्स, यूपी का समाज। लोगों को समझा रहे थे, हमको नहीं समझा रहे थे। वो लोगों को समझा, हमारी तो ट्रेन छूट गई थी। अच्छा, ये तो हम पीछे बैठ करके सुन रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। फिर आपका और उनका आमना सामना कैसे हुआ, मुलाकात? नहीं, तो पहली बार तो नहीं हुआ। अच्छा, पहली बार नहीं पहली हुआ। बार आप पीछे श्रोता बन करके हम सुनते रहे, भीड़ के हिस्सा रहे। हाँ, भीड़ के हिस्सा। उसके बाद कब कैसे मुलाकात हुई? फिर दूसरी घटना, फिर वही घट गई। अच्छा, इसमें भी ट्रेन छूटा? मतलब जब ट्रेन छूटती थी तो इंस्पेक्टर के गाड़ी में सवार होते थे, तो देखे तो पूछे क्या नाम है, कहाँ का, क्या करते हो, कैसे कैसे, पूरी घटना उन्होंने। तो हम लोग बताए कि हम लोग यहीं पढ़ते हैं हम दोनों लोग, और ट्रेन छूट जाती है तो इंस्पेक्टर साहब इन्हीं की गाड़ी से हम लोग वापस होते हैं। तो कहें कि अभी पढ़ो। कांसीराम जी ने? हाँ, उन्होंने कहा तुझे करना पड़ेगा। फिर खैर सूबेदार राम, इनकम टैक्स कमिश्नर आ गए, बी राम आ गए, बड़े अधिकारी आते थे, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के बड़े अफसर थे, वो लोग आते थे उनकी मीटिंग में। और मायावती जी भी साथ में थे? नहीं, वो उस समय तक मायावती जी नहीं थी। फिर हमको चस्का लगा, तो एक दिन मान्यवर कांसी राम जी की मीटिंग एक गाँव में लगी थी। मतलब धीरे धीरे आपको राजनीति का चस्का लगने हाँ, लगा? चस्का लगने लगा। तो हमको पता लगा कांसी राम जी की मीटिंग है, तो चले गए। वहाँ गए तो क्यों जी, तुम पढ़ते हो ना? हम कहे जी सर। कहा यहाँ कैसे चले आए? कहा नहीं, तुम ध्यान शिक्षा पे लगाओ, पढ़ाई पे लगाओ। अब उन घर के चोरी, उनके चोरी हम आने जाने लगे मीटिंग में। अच्छा, घर वालों से नजर बचा? हाँ, नजर बचा के, क्योंकि घर वालों का था कि स्कूल जाओ, पहले पढ़ाई करो। हाँ, तो छुट्टी के दिन जब रविवार को जो मीटिंग होती थी, अक्सर उस समय वो था DS4 था, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो 82 में तो BSP बन गई? नहीं, 84 में बनी। तो धीरे धीरे यही क्रम चला। फिर जब हम BA में गए तो हमको और चस्का लग गया। तो वहीं जूनियर हाई स्कूल बड़ा गांव डिग्री कॉलेज के ठीक सामने मान्यवर कांसी राम जी का कार्यक्रम लग गया।
तो हम अपना जोर शोर से प्रचार प्रसार में कि भीड़ भाड़ हो जाए। तो गए वहाँ, तो वीवीआईपी कमरे में बैठे थे, माननीय कांसीराम गए, देखे तक है, क्यों जी तुम फिर यहाँ आ गए। फिर उन्होंने मंच पे बुलवाया हमको, हम नीचे थे तो बुलवाया, बुलवा करके और हमसे कहा कि कहाँ पढ़ते हो? उनके साहब वही बगलिए हैं स्कूल वह सामने वाला, मेहनत से पढ़ो, देखो अभी तुम, हम देख रहे हैं, तुम हमारी निगाह में जहाँ देखता हूँ तहाँ आ जाते हो। हम कहे ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर हम अपना नीचे उतरे, चले आए। तो पहली बार आप मंच पर गए थे, और मंच पर पहली बार भाषण कब दिया आपने? 85 में दिया। बीएसपी का प्लेटफॉर्म था? हाँ, बीएसपी के प्लेटफार्म पर। वो एक गांव था सिंधोरा और धरसौना के बीच में, वही कार्यक्रम लगा था वहीं। तो वो बोलने तो आता नहीं था, सुने थे कांसीराम जी की बात। आपको बोलने नहीं आता? नहीं आता था। क्या बात करते, कोई यकीन करेगा आपको आज देख के? मैं जब माइक पकड़ा तो मेरा पैर हिल रहा था कि कैसे बोलें। तो हमारे फूलचंद मौर्य जी कहें कि माइक पकड़ो, जो आ रहा है शुरू करो। तो जो कांसीराम जी समझा रहे सबको, तो वही बात हम धीरे धीरे आपने रिपीट? हाँ, अपना धीरे धीरे उसी को हम शुरू किए। करीब 10-12 मिनट बोले, उसके बाद तो हम बंद कर दिए। तो बैठे तो गंगाराम जी थे, तो कहाँ सीखे यार तुम ये सब, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। फिर उसके बाद तो फिर दूसरा कार्यक्रम बाबतपुर रेलवे स्टेशन के पास लगा। आप तो जिलाध्यक्ष भी बन गए थे? हाँ, जिलाध्यक्ष तो बाद में बने, 96 में जिलाध्यक्ष बने। फिर उसी बीच घटना घट गई, हमारे भाई का वो हो गया, वो कच्चा मकान था, गिर गया, उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। आपके अपने भाई की? भाई अपना। फिर उसको लेके बीएचयू भर्ती हो गए, बीएचयू 9 महीना थे। तो पिताजी सर्विस करते थे, उसके इलाज में बहुत महंगा इलाज था रीढ़ की हड्डी का। फिर उसे 9 महीना हम बीएचयू थे, उसी बीच वहीं रात को टेम्पो चलाते थे और दिन में पढ़ने जाते थे। मतलब रात में आप टेम्पो चलाते? हाँ, पैसे की ज़रूरत पड़ गई। फिर एक क्रम चलता रहा, तो फिर भाई डिस्चार्ज हो गया 9वें महीना, तो फिर हम छोड़ दिए वहाँ से। फिर सुना सब्जी उब्जी के भी? हाँ, तो फिर वहाँ से छोड़ के आए, तो फिर ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो फिर हुआ कि चलो 4 भाई हैं, चारों लोग सब्जी खेती किया जाए। तो हम लोग भंटा, टमाटर, गोभी, कमर्शियल खेती हम लोग शुरू किए। तो अपने हाथ से हम साइकिल पे लाद के बोरा में मंडी पहुंचाते थे। पहले दिन तो लाज लगी कैसे, लेकिन तो उस टाइम आप बीएसपी में भी थे? हम बीएसपी में थे, तो हमको लाज, पहले दिन तो लाज लगी कैसे लेके जाएं। तो फिर मुन्हारा रास्ते को लेके गए, ले जाके वहाँ एक सोनकर जी थे, बिरजू सोनकर, उनसे बातचीत हुई, भाई देखो हम नए नए आदमी हैं, हमारा माल तुम ले लेना और जो रेट हो उसको दे देना। तो खैर वो बेचारा ईमानदार था, वो किया। एक दिन गए चोरी से, 2 दिन गए, तीसरे दिन तब जब वहाँ गए तो दुकान पे देखे तो उस समय सुबह सुबह घुघुरी पकौड़ी और जलेबी जब खाए वहाँ, फिर उसके बाद तो हमारा फिर धड़का खुल गया। फिर हमने 3 साल कॉमर्शियल खेती किया और ये टारगेट बनाया कि हमको 4 भाई हैं तो 2000 रुपया कमाना है। फिर हम सब्जी खरीदने लगे, खुद अड़तिया बन गए। फिर उसके बाद हाँ, तो फिर उसके बाद उसको भी छोड़ दिए। तो फिर एक जीप खरीदे। तो हमने कहा कि चलो सिंधोरा फूलपुर 13 किलोमीटर दूरी, इसी पर चलाएंगे। तो और राजनीति में भी आते जाते रहे। जीप आपने भाड़े पर चलाने के लिए खरीदा? खुद चलाते थे। आप खुद चलाते थे? खुद चलाते थे। तो कहाँ से कहाँ पैसेंजर ढोते थे? हाँ, फूलपुर से सिंधोरा 13 किलोमीटर दूरी थी, तो उसी पे आते जाते थे। उसी बीच बसपा से 95 में जिला पंचायत का चुनाव, पंचायत तक लगभग पंचायत चुना हुआ। तो दीनानाथ भास्कर जिलाध्यक्ष थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि यार देखो वो सीट आपकी सुरक्षित हो गई है, मैं पिछड़ी जाती और पत्नी को लड़ा दो। तो हमके लड़ा देंगे, लड़ा दिए। 7 लोग प्रत्याशी से, 6 की जमानत जब्त हो गई। हम लोग करीब समझिए कि 17-17.5 हज़ार वोट से जीते चुनाव। ये संयोग था कि पहला चुनाव राजनीति में होने के बाद जो आपने, आपकी पत्नी लड़ी जी, क्या नाम है उनका? तारामणि राजभर। अच्छा, तो उनका चुनाव था? हाँ, चुनाव। आप वो क्या बोलते हैं, जिला पंचायत? जिला पंचायत सदस्य का। अब वहीं से परीक्षा हमारी शुरू हो जाती है। तो चुनाव जीत गए, उसके बाद चेयरमैनी का चुनाव आ गया। तो जान ही रहे कि चेयरमैनी के चुनाव में पैसे की। तो उस समय हमारे पूर्वांचल में बनारस, उधर जवाहिर के नाम से जाने जाते थे, जवाहिर सेठ। तो वो कैंडिडेट खड़ा किए और इधर चुलबुल सिंह एंड कंपनी, ब्रजेश सिंह की टीम खड़ी हुई। फिर बड़ी हुमचा हुआ, हमने कहा नहीं। उसमें चंदौली बनारस एक में था और 49 जिला पंचायत थे। 24 सब खरीद लिए गए,
हम अकेले बचे। अब वो मामला तुल पकड़ते पकड़ते यहाँ तक आ गया, लखनऊ मतलब तक। एक आप पे मामला फंस गया। हाँ, तो ये हुआ कि दोनों पार्टी हम के नहीं, तो हमारा था कि कन्हैया गुप्ता शरीफ आदमी थे, सज्जन थे, हम उनको वोट देने के पक्ष में थे, हम चुलबुल को वोट देने के पक्ष में नहीं थे। तो फिर वो कैसे कैसे यहाँ लखनऊ लोग चले आए, तो फिर लखनऊ हम बुलाए गए। तो बुला करके बहन जी ने कहा कि नहीं देखो 2 जून की घटना तुम्हें याद है ना, गेस्ट हाउस कांड। हमके जी बहन जी याद है। कहा तो तुझे वोट सपा के खिलाफ देना है। हमने कहा बहन जी आपका आदेश, जो आपका आदेश हो। तो फिर हम लोग मजबूरन न चाह के भी कन्हैया के खिलाफ हम लोगों ने वोट दिया। फिर कन्हैया चुनाव हार गए। मायावती जी ने कहा कि तेरे को चुनाव लड़ना है ना, कि जी बहन जी चुनाव तो लड़ना है। कहा तो सपा के खिलाफ वोट देना है। हमके ठीक, तो वही दिए। उसके बाद 96 में हम बसपा से टिकट मिला, चुनाव लड़े। कहाँ से लड़े? कोलसला। तो 1676 वोट से हार गए। उसके बाद फिर जो है हम राजनीति में तो फिर सक्रिय हो गए, घर द्वार छोड़ दिए। पर ये बहन जी के जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उनसे अलगाव किस बात को और क्यों हुआ? एक योजना चली अंबेडकर ग्राम विकास योजना, तो उस योजना में काम चलने लगा। तो गांव के नाम से होता था, दलित बस्ती में ही खाली काम होता था। इस पे हमारा आपत्ति था कि पूरे गांव का हो, कोई भी जाति हो, सबका होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लीडर जो है सुखदेव रामाचरण कि तुम लीडर हो, वो जो कहेंगे वो करो। ये किसने कहा? मायावती जी ने कहा। उन्होंने कहा बहन जी ठीक है, लीडर अपनी जगह है, लेकिन जो धरातल पे वो बात आपको अवगत करा रहा हूँ। तो थोड़ा उनके डिक्टेटरशिप कहते हैं हम अपनी भाषा में, बैठ तेरे को बहुत बोलते बैठ। किसने कहा? मायावती जी डांट के बैठा देती लखनऊ थी। की बात है? लखनऊ में। फिर उसके बाद भदोही का नाम बदला जब, तो हमने कहा बहन जी वो भरद्रोही, भरों की राजधानी थी, तो राजा के नाम से होना चाहिए था। फिर डांट के बैठा दिया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक हरिहरपुर गांव है, वहाँ पट्टा हुआ था अनुसूचित जाति को, और उसमें यादव, राजपूत, ब्राह्मण, राजभर, चमार, मतलब सभी जाति के लोग बसे थे। बड़ी लंबी आबादी थी, करीब हमको अंदाजा कि 500-550 बीघे का एरिया था। तो कागज में तो साफ पाक था और मौके पर सब काबिज थे। तो हम लखनऊ आए हुए थे, तो वहाँ जा कर के फोर्स लगा करके सब कब्जा उस समय चल रहा था, मायावती जी का शासन कि तत्काल कब्जा दिलाओ सबको। और कब्जा दिलाने में लेके फोर्स वहाँ पहुँच गए। SDM, बड़ा बवाल हुआ। फिर वहाँ से मैसेज हमको मिला, तो हम फिर यहाँ से भाग के गए। तो उस समय कुंवर फतेह बहादुर सिंह DM थे बनारस। फिर गए उनके यहाँ, तो बड़ी नोकझोंक हमारी उनकी हुई। तो कहें कि नहीं वो खाली होगा, हमके साथ मौका देख लीजिए। पर उन दिनों में तो कहा जाता है कि मायावती जो कह देती थी वही सही, उसके बाद नहीं तो सही तो था, जो कहती थी उसी में ना बुलडोजर वगैरह लेके वहाँ पहुँच गए सब। उसके बाद वही जब DM साहब से हुआ, तो वो DM साहब ने कहा कि वहाँ तुम ही अवरोधक बने हो। हम क्या, हम अवरोधक नहीं हैं, कम से कम वहाँ 10,000 पब्लिक अवरोधक है। वहाँ पक्के मकान हैं, कच्चे मकान हैं, मड़ई है, सब लोग कम से कम वहाँ 100 साल से बसे हैं, कोई 50 साल से बसा है, कोई 25 साल से बसा। देख तो लीजिए आप, पूरा घूम के जायजा लिया। तो फिर वहीं से उन्होंने बहन जी से बात किया कि ये जो राजभर जी हैं, जो आपकी पार्टी के नेता हैं, इनकी लड़ाई तो जायज़ है, यहाँ मकान उकान तो है, लेकिन आपका आदेश है। तो कहें वहाँ उनको अपनी जो भाषा में कही उनको, तो फिर हमसे कहें कि अच्छा ठीक है, अब ये नहीं गिरेगा, अब चलो इसको छोड़ दिया। तो वहीं से बैक हुए। अब वहीं जो भीड़ जुटी थी 5-6 हज़ार, वहीं नारा लगाने लगी ओम प्रकाश राजभर का कि ये पहला नेता है जो मायावती से लड़ करके हम लोगों के घर द्वार बचा लिया। तो फिर खैर उसको खारिज करा दिया गया, पूरे जितने पट्टे हुए थे सब खारिज हो गया। उसी को लेके तू मैं हो गया। आए हम लखनऊ, बुलाया गया, तो कहा कि तूने हमारे खिलाफ वहाँ जंग छेड़ दिया इतनी भीड़ लेकर के। हमको नहीं बहन जी, जो सही बात थी वही थी। तो हमने कहा बहन जी अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं। उनके मुंह पे कहा? हाँ, छोड़ दे। हम क्या कर लोगे? हम कहा बहन जी कुछ नहीं, हम कुछ करते नहीं हैं, हमारी क्या औकात है, हम जा रहे हैं। और छोड़ करके चला गया घर गए तो 15-20 दिन थे, तो उसी बीच सोनेलाल पटेल आए। तो एक बार आए तो हमके BSP छोड़ चुके थे? हाँ, BSP छोड़ चुके थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। हमके एक का टिकट राजभर को देंगे। तो कहाँ 10 टिकट न, पहले कहाँ कितना चाहिए हमको ज़्यादा नहीं, 10 चाहिए। तो जिले गिनवा दिए हमने। तो कहें कि दे देंगे। हमके देखिए नेताओं पे विश्वास हमको नहीं है, हम धोखा खाए हैं। तो कहें पहले आप बताओ कहाँ लड़ोगे? हम कोलसले लड़ेंगे। तो कहाँ चलो कोलसला लड़ना, तैयारी करो। तो हम तैयारी में
फिर एक बार आए तो नहीं गए, 2 बार आए नहीं, तीसरी बार फिर वो लीवा गए तो चितईपुर बनारस में कार्यक्रम उनका लगा हुआ, तो वहीं लीवा गए तो वहाँ फिर उन्होंने मौका दिया भाषण देने के लिए, तो माइक पकड़ा तो हमने 20-25 मिनट बोला, ललकारा। तो उसके बाद सोनेलाल जी खड़े हुए तो वहीं हमको यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया उन्होंने, बना के गाड़ी दे दिया। उस समय अतीक अहमद जी प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी पार्टी, अपना दल के। जी अपना दल के। तो फिर हम काम पे लग गए। फिर चुनाव आ गया 2002 का, 2002 का चुनाव आ गया तो सोनेलाल जी ने एक बयान दिया कि बाप बेटे की लड़ाई होगी बनारस कार्यक्रम में। बाप बेटे की लड़ाई मतलब? उनका बयान आया। असल में एक दिन हमने 16 कार्यक्रम सोनेलाल जी का कुलसलम करा दिया, सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। 16। तो उनको लगा कि तो इतना वोट है कि हम चुनाव जीत जाएंगे, तो वो प्रेस में जाके बयान दिए। तो हम पूछे कि डॉक्टर साहब, भी तो हमको खतरा लग रहा है, मतलब वहाँ उदल जी 9 बार MLA हुए थे, तो वही उसी पर उन्होंने बाप बेटे की तुलना किया था। तो हमने पूछा कि ये बात नहीं डॉक्टर साहब, तो कहने नहीं चलो लखनऊ मीटिंग होगी वहाँ बैठक में, तो लाल बाग में ही ऑफिस थी। तो फिर हम यहाँ आए तो अतीक अहमद बोला कहें कि डॉक्टर साहब कुलसला चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम कहे यार तभी हमको कहे लड़ने के लिए। अच्छा, उन्होंने जो कार्यक्रम देखा, हाँ, उसके बाद उन्होंने तय कर लिया यहीं से लड़ लेते हैं। हाँ, तो फिर हमने कहा ये गलत बात है। तो फिर डॉक्टर साहब से हमारी वार्ता हुई, बल्कि हम कहे डॉक्टर साहब चुनाव मत लड़िए। कहाँ क्यों? हम के चुनाव हार जाएंगे, आप मत लड़िए। फिर हमने कहा कि डॉक्टर साहब देखिए 40,000 वोट आपको मिलेगा, चुनाव हार जाएंगे। तो नहीं माने, जीत किए। तो फिर हमने कहा भैया ये गाड़ी का चाबी ले लो, गाड़ी ले लो, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो सब लोग मनाने लगे कि नहीं ऐसा करो कि डॉक्टर साहब को चुनाव लड़वा दो। हम कि यार चुनाव लड़वा देंगे, चुनाव के बाद तो जो रिजल्ट मिलना बता दूं, एक लाइन अखबार में आएगा कि अनुशासनहीनता में या पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उनको निष्कासित किया जाता है। तो अजुआ निकाल दें, क्या दिक्कत बा, चुनाव बाद कहेंगे करेंगे। तो लोगों ने कहा कि इनको चुनाव लड़वा दीजिए। तो फिर हमने सोचा कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चुनाव है इस समय, फिर हमने कहा चलो डॉक्टर साहब को लड़ाएंगे। लड़ाए, काउंटिंग में गए, 40,014 वोट मिला और आपने 40,000 कहा। हाँ, और फ़ोन किया काउंटिंग से निकल के डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब 40,014 वोट मिला, मैं हैरान हूँ कि 14 वोट कैसे बढ़ गया आपका, ये उसके विषय में हमको पता लगाना पड़ेगा क्षेत्र में कहाँ से 14 वोट बढ़ गया। तो कहा नहीं मुझे मालूम है कि तेरी खुराफात है कि मैं चुनाव हार गया। हम कहे तो वो पहले दिन बता दिया था आपसे। दूसरे दिन तब तक अखबार में आ गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में तो हम कहे जाने दीजिए। तो फिर उसके बाद बड़ा हिचकिचाहट हमको हुआ कि राजनीति में अब नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने अपने उम्र के करीब 200 लड़के तैयार किए थे। कहीं था ना होना, कहीं कोई समस्या होती थी तो हम सब लोग चले जाते थे। तो लड़कों ने जिद किया कि नहीं एक पार्टी बनाओ। क्या पार्टी का पैसा वैसा नहीं है, कैसे चलेगी। तो बड़ा झगड़ा झंझट होते हवाते कि चलो जिले में चलाएंगे पार्टी, कहीं नहीं जाएंगे, अपने ज़िले में झंडा लेके तो रहेंगे। खैर फिर वहीं सारनाथ हम लोगों ने बड़ा मशक्क़त करके पार्टी की घोषणा कर दिए। फिर बनारस कार्यक्रम एक किया हम लोगों ने, तो करीब हमको अंदाजे कि लगभग 15-16 हज़ार की भीड़ जुटी। तो उस कार्यक्रम को देख करके लोग बड़ा आश्चर्यचकित हुए। तो फिर हम लोग बनारस कार्यक्रम, तो कुछ गाजीपुर से मैसेज आने लगा कि हमारे यहाँ कार्यक्रम हो जाए, कुछ चंदौली से कार्यक्रम, कुछ जौनपुर से लोग कार्यक्रम मांगने लगे। तो हम तो नहीं जाने कि दूसरे लोग जाने लगे पार्टी की। तो फिर आपने पार्टी बना ली? नहीं सोहेल पार्टी, हाँ। तो उस समय पार्टी का नाम भारतीय समाज पार्टी रखा था। तो कोई भारतीय समाज दल के नाम से पंजीकृत कराया था। तो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया वकील करके। तो वहाँ से नोटिस आई कि भारतीय समाज दल एक पंजीकृत है, भारतीय समाज पार्टी के नाम से पंजीकृत नहीं होगा, कोई दूसरा नाम दीजिए। तो फिर वकील से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई नाम जोड़ दो इसके आगे। तो हमने कहा कि सुहेल देव जोड़ दो। तो फिर वही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नाम से पंजीकृत। अच्छा, मुझे एक बताइए, आप अगर राजनीति के और वोटों के गणित के इतने ही बड़े जानकार हैं कि आपने कहा 40,000 वोट ही आएगा, तो ओम प्रकाश राजभर को, जो पता नहीं कब 80 के दशक में जिन्होंने राजनीति शुरू की, उनको एक विधायक बनने में 2017 क्यों लग गया? जैसे हम 2012 में विधायक बन गए होते, हमने वहाँ 2012 में लगभग 80,000 वोट तैयार किया। पूरा गाजीपुर, वहीं जितने भी जिले के सारे चीफ ब्यूरो थे अखबारों के, सारे लोग ये कह रहे थे कि ये सीट ओम प्रकाश राजभर अब जीत जाएंगे। लेकिन वहाँ एक खेल हुआ हमारे साथ। खेल ये हुआ कि 3 दिन रह गया चुनाव, तो गलती हो गई कि हमने अपनी पूरी ताकत ला के रोड पे कर दिया। तो हमारा था कि एक शो होगा तो जो नहीं देने होगा वो भी दे देगा, वो माहौल बनेगा। हाँ, तो हमारी वही गलती, सबसे बड़ी गलती वही, हम चूक कर गए थे। तो फिर उसके बाद लंगड़ी किसने मारी?
हुआ यूं कि समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया था सदा फातिमा को। वहाँ 10 साल लगातार राजभर एमएलए था, तो वहाँ के लोगों को उबन थी कि राजभर को हराना है इस बार। तो उन लोगों का था कि फिर दोबारा राजभर ही हो जाएगा, तो ये भी हारे वो भी हारे। तो उन लोगों ने, आप सोच लीजिए कि बीजेपी के जितने समर्थक थे या सामान्य वर्ग कह लीजिए, सारे लोग लग गए कि किसी कीमत पे ये दोनों न जीते। तो हमारे वोटर के यहाँ जाके कहे कि ओम प्रकाश राजभर को तो खाली राजभर वोट दे रहा है और ये कैसे जीतेंगे, और कालीचरण को तो हम लोग सब लोग वोट दे रहे हैं, वो जीत जाएगा। और जो हमारा वोट था वो कालीचरण पे चढ़ा दिए, अपना पूरा वोट चढ़ा दिए जो है सदा फातिमा पर। अब हुआ कि हम 49,000 वोट हम पाए और सदा फातिमा 62,000 समथिंग वोट पा के वो जीत गई और 60,000 समथिंग वोट पा करके कालीचरण रह गए। तो जब रिजल्ट आया तो हमने पता किया कि आखिर में हमारी चूक कहाँ हुई। एक बेल्ट है जहूराबाद में करीब 20 गाँव का, जहाँ करीब 90% अकेले राजभर है। वहाँ लगभग 80,000 वोट राजभर का जहूराबाद में। तो उस बेल्ट में हम गए कि आखिर में इस बेल्ट में तो जब गए तो लोग रोने लगे। 1,000, 1,800, 5,500 लोग जुटते थे। तो गांव में जाने के बाद तो लोग रोते थे कि हम लोगों को बड़ी गलती ला करके सामान्य वर्ग के लोगों ने बड़ा समझाया कि इनको खाली राजभर वोट दे रहा है, ये है, तुम लोग कालीचरण को वोट दे दो, इनको वोट न दो। तो हमारा वोट कालीचरण पर चढ़ा दी, अपना वहाँ चढ़े गए और बीजेपी 4,000 वोट पाई। अब आप सोच लीजिए कि जहाँ बीजेपी 4,000 वोट पा रही है, जबकि उसका वोट वहाँ 20,000 वोट हम मानते हैं कि है, लेकिन वो 4,000 वोट पाई। और ये जो 2017 जब आया मऊ वाली बात, जो आप और अमित शाह वाला, बीजेपी से दिल का मिलान कैसे हुआ? देखिए हम प्रयास किए, जिसको आजकल आप बहुत गरियाते हैं। नहीं, हम देखिए पहले जो है हम बसपा से, चूंकि हम शुद्ध रूप से कांसी राम जी के विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं, तो हमने प्रयास किया कि बसपा से गठबंधन हो जाए 2017 में। हाँ, 17 में हम बहुत कोशिश किए। मायावती जी से भेंट मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई। तो देखा तो पहले ही कहा कि तुम फिर आ गए। बहन जी बुलवाई हैं तब हम आए, हम ऐसे ही थोड़े आए हैं। तो उनके कोऑर्डिनेटर लोग लेके आए थे, तो कहा क्या है तुम्हारा? हमके कुछ नहीं है बहन जी, ये है कि उधर 10-12 ज़िले में हम 10,000, 15,000 वोट आपको दिलवा सकते हैं, हमारी बहुत डिमांड नहीं है और 4-5 सीट मिल जाएगी तो हमारी पार्टी है। कहें तो विलय कर लो। अच्छा, बहन जी ने कहा विलय कर लो, तुम चुनाव लड़ जाओ, एक आध लोगों को और लड़ा दो। हमके नहीं बहन जी विलय नहीं करेंगे। तो कहते विलय नहीं करोगे तब जाओ अकेले लड़ो। हमके तो ठीक है, तब जा रहे हैं, चल दिए। फिर मुलायम सिंह जी से मिले, अखिलेश जी से मिले। अच्छा, ये सब एक्सरसाइज अब 2017 में कर चुके हैं? अरे हम 2002 से एक्सरसाइज करते हैं। फिर कांग्रेस से बहुत लंबा समय तक कांग्रेस के साथ गए, 9 महीना कांग्रेस के साथ थे 2007 के लेकर के। फिर वहाँ भी वही बीमारी मिली कि हमारी पार्टी में विलय कर जाओ, फिर 2 सीट लड़ जाओ, तो ये कर जाओ। हम देखे कि चुनाव जीतना नहीं है। अमित शाह ने तो ऐसा नहीं कहा कि विलय करा लो? नहीं, वो अब आगे सुन तो लीजिए। उसके बाद जो है फिर जब इधर हम लोग इनसे जब राम गोपाल जी से गए, वहाँ दिल्ली मिले, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, चर्चा तो है और कितनी सीट चाहिए? हमके ज़्यादा नहीं, हमको 10 सीट चाहिए। कहाँ कम क्यों सीट मांग रहे हो? हमके 10 कम है, हमारे लिए 10 बहुत है। कहा नहीं, आपको हम 10, 15, 16 सीट दे सकते हैं। हमके नहीं, हमको और कम कर दीजिएगा, हम ज़्यादा नहीं लड़ेंगे, पैसा वैसा हमारे पास नहीं है। तो खैर तब तक अपना उनका माहौल बन गया था, तो नहीं समझौता किए, तो वो भी छोड़ दिए। फिर अकेले लड़े थे। फिर मुख्तार अंसारी समझौता कर लिए उनकी कौमी एकता दल से बारे में, और जो उधर 2-3 दल थे उनसे करके हम लोग चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। खैर फिर 17 का चुनाव जब नज़दीक आया तो 16 में तो हमसे मुलाकात एक बनारस में तिवारी जी हैं, तो उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी समझौता कर लीजिए। हमको तुम्हारी पार्टी कौन है भाई? कहा भारतीय जनता पार्टी। हम यार बड़ी खतरनाक पार्टी है आपकी। तो वो लिवा के आए, वो माथुर उस समय प्रभारी थे वो माथुर। तो माथुर जी के यहाँ आए, तो माथुर जी ने दिल्ली मिले कि बनारस? नहीं, दिल्ली मुलाकात हुई, नॉर्थ एवेन्यू वाले घर पे। तो वहाँ मुलाकात हुई। तो उन्होंने पूछा कि डिमांड क्या है? हमके भैया ज़्यादा तो डिमांड नहीं है, ये 40 सीटें हमारे पास हैं, हर जिले में हम 1-1 सीट लड़ेंगे, इसमें कितनी सीट दे सकते हैं? तो अपना अध्ययन करते करते, बातचीत करते करते 25 सीट फाइनल किया। कहा देखो 25 तो हम फाइनल कर दे रहे हैं, लेकिन आगे और सीट कम हो सकती है। तो फिर वो लीवा गए अमित शाह जी के यहाँ, तो वहाँ बातचीत होने लगी। तब बातचीत के बाद फिर सीट की बात आई।
तो फिर वो देखता करके फिर उन्होंने 22 सीट कहा। अमित शाह जी ने कहा कि यार देखो राजभर जी, बसपा का क्रेज चढ़ रहा है अभी, और बात करो किससे किससे, हमको सरकार बनानी है यूपी में। हम कहे देखिए हम तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन पूर्वांचल में हम आपकी सरकार बनाने भर सीट जितवा देंगे, इतना हम चाहते हैं, कर देंगे। पर ये जो 22 पर आंकड़ा पहुंचा था तो वो 9 पे कैसे चला गया? अब तो आगे तो सुनिए, मामला तो यही तो बीमारी है भाजपा में ना। अब हम यहाँ से मतलब सारी बात हो के दिल्ली से आए तो हमने बयान दिया, अखबार वालों ने पूछा कि क्या, हमने कहा 22 सीट पर, तो 4 बार हमने बयान दिया। तो फिर अमित शाह जी का फ़ोन आया कि यार 22 का बयान मत दो। हमने कहा कुछ गड़बड़ है, कहा हम तो 22 से खाली बोल रहे हैं, कहा नहीं नहीं बयान ये मत दो। तो खैर भाई अब पहली बार गठबंधन में हम गए थे तो हम बयान भी बंद कर दिए। फिर जब चुनाव आया तो फिर गए, तो फिर अब वहाँ तो फिर वही रोक शुरू हो गया कि विलय कर लो। अच्छा, वहाँ भी ये हाँ, शर्त फिर रखी? वहाँ शुरू हो गया कि विलय कर लो। हमके ऐसा नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, कि मैं बड़ी मेहनत किया हूँ और एक भी रुपया आप नहीं दिए हो रैली करने में। आप गए थे जहाँ कम से कम नहीं कुछ तो हम चंदा मांग करके 60-70 लाख रुपया लगाया हूँ, और 1 रुपया आपकी पार्टी ने आप कोई दिया नहीं है। और 8 कार्यक्रम किया हूँ, 8 का खर्चा जोड़ लो। हम सारे वोटर को आपके बक्से में एक तरह से बंद कर दिए हैं, अब उसमें से निकालना हमारा बड़ा कठिन हो गया है। और ये बात आप मत बोलो, बड़ा बातचीत होते होते तो कहें कि तब 1 सीट लड़ जाओ, 2 सीट लड़ जाओ, बड़ी रगड़ करते करते फिर जो है तो 6 सीट ले लो, 2 सीट पर हमारा कैंडिडेट होगा, सिंबल तुम्हारा होगा। हमके अब हमको बहुत, आप कमरे में बहुत चिढ़ा चुके हैं, अब हम नहीं मानेंगे, हम कैंडिडेट अपना देंगे। तो क्या लड़े। उसके बाद तो सारा प्रदेश आप देखे ही कि जिन चीज़ों को लेकर के हम उनके यहाँ गए थे। देखिए हमारी कोई मंत्री बनने की, एमएलए बनने की ख्वाहिश नहीं रहती है। हमारी ख्वाहिश पहली बात तो, पर ये तो जब सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी तभी बात बनेगी ना। हाँ, तो उसी नाते ना हमने कहा कि एक हम एमएलए जीतेंगे लेकिन सत्ता में चला जाए। जब आप शपथ लिए योगी सरकार में मंत्री के, कैबिनेट के, और जब आपको विभाग मिला तो क्या रिएक्शन था? नहीं, रिएक्शन देखिए, जब मैं ताज होटल में रुका था, एक हमारे मित्र थे, तो उन्होंने सोचा कि अब ये मंत्री बन जाएगा तो वहाँ बड़ी व्यवस्था अपना होटल में रुकवा दिए। ताज होटल में थे आप? हाँ, मंत्री बन अरे चुके वही थे। तो मैं बड़ा ताजुब में था कि जब ताज होटल में जब विभाग का वहाँ से पर्ची मिली, वो पैकेट मिला, और जब लोगों को पता लगा कि विभाग, बता रहा हूँ कि फिर विभाग की घोषणा होते ही वहाँ माछी तक नहीं होटल में गई हमसे सलाम करने। मतलब जो भीड़ लगी रहती थी विभाग का पर्चा खुलते सब भाग गए। अब उसके बाद संजोग ये था कि होटल का बिल, वो चेला हमारा जो था वो भी भाग गया, लेकिन वो एक आदमी लगाया था कि देखो इनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो वो बिल दिया वहाँ। उसके बाद तब हमको लगा कि आखिर में छोड़ के क्यों चले गए। हमको भी नहीं मालूम था कि ये विभाग भाई पिछड़ा दिव्यांग विभाग है क्या, हमको नहीं मालूम था, जो कभी हम सत्ता में थे नहीं। तो लोगों ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, जिस नेता को ख़त्म करना होता है ये विभाग दिया जाता है। कौन बताया आपको? कुछ जिम्मेदार लोग जो शुभचिंतक बन गए थे हमारे, चाहे सपा के रहे हों, चाहे बीजेपी के भी कुछ लोग थे जो शुभचिंतक थे। 2017 में ही आपको चीजें समझ में? हाँ, मालूम हो गया। विभाग जिस दिन मिला उसी दिन समझ में आ गया। आपने किसी से शिकायत नहीं की? नहीं, कुछ नहीं शिकायत की मैंने। कोई हफ्ता ऐसा नहीं रहता था कि जब हम जाके अमित शाह से न कहते हों। यहाँ तक मैंने कह दिया कि मैं यूपी सदन रुकता हूँ, यहाँ का खाने का पैसा नहीं दे पाता हूँ, तो हंस के टाल देते थे। हम कहे महाराज कोनो ऐसा विभाग दे दीजिए कि ताकि गरीबों का कुछ कल्याण करें। तो कहें कि चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, यही करते। पिछड़ा वर्ग कल्याण में आपको क्या दिक्कत थी? पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, आपको विभाग मिल गया था। नहीं तो बजट नहीं मिलता था। अब जैसे कि पहले दिन ही बीजेपी कहती है मलाई ढूंढ रहे थे। नहीं, मलाई ढूंढ रहे तो सही कह रहे थे। प्रेजेंटेशन पहले दिन शुरू हुआ, उसी दिन मुख्यमंत्री से हमारी नोकझोंक हो गई। अब पहले दिन शुरू हो गया नोकझोंक इस बात का कि सबको बजट अलॉट हो रहा था प्रेजेंटेशन में। तो उस समय सामान्य वर्ग के 7 लाख बच्चे थे लगभग, और पिछड़ा वर्ग के करीब लगभग 25 लाख बच्चे थे। तो 700 करोड़ उन्होंने सामान्य वर्ग को बजट दे दिया और 700 करोड़ पिछड़ा वर्ग को। तो हमने सवाल किया कि जब 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के हैं और पिछड़ा वर्ग के 25 लाख हैं, तो 700 करोड़ के बजाय इनको 4 गुना बजट मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? इसमें तो बच्चे छूट जाएंगे। तो उसी में बड़ी नोकझोंक हुई, बल्कि हमारे प्रमुख सचिव और डायरेक्टर ने कहा कि अब आज इनकी छुट्टी हो जाएगी आज। कौन? महेश गुप्ता बोले? हाँ, और एक डायरेक्टर थे
अनूप यादव कहेंगे आज तो आपकी छुट्टी हो गई, हम कहे हो जाने दो यार, हमको नहीं सही बात कहे हम। वो तो बाहर जो आप बयान देते थे तो कैबिनेट में आपको बोलने देते थे योगी जी? बिल्कुल बोलने देते थे हम। बात करते? अरे बाप रे, लोग तो यहाँ कहते किसी को बोलने का मौका नहीं मिला। नहीं, वो यही तो वजह की बात है। जितने लोग थे, जब वो मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचते थे तो फाइल दे के राजभर जी आप ही बोल सकते हैं, हम लोग तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि तब तू लोग यहाँ क्या करा लो। तो ऐसे कौन लोग थे जो ये बात बोलते थे? आप देखिए, चाहे केशव मौर्य रहे हों, चाहे दारा चौहान रहे हों, चाहे एसपी बघेल रहे हों, चाहे वो सैनी जी रहे हों, ऐसे वहाँ जितने बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग थे, राजभर जी आज ये बात आपको बोलना है और अभी बोल सकते हैं, हम लोग तो नहीं बोलेंगे। हम ही बलि के बकरा चढ़े यही काली। लेकिन हम अपना, चूंकि जो सही बात कहते थे तो मुख्यमंत्री भी कहते खाली आप ही बोलते हो, ये सब क्यों नहीं बोलते? हम ये आपकी पार्टी के हैं, हम तो आपकी पार्टी के। क्यों बोलते? कुर्सी पे बैठने नहीं देते थे तो मत बैठने दे, लेकिन कैबिनेट में तो कुर्सी सबकी नहीं, आप जो कहते थे कि कुर्सी पे बैठने नहीं देते थे, ठीक नहीं, जैसे उनकी पार्टी की मीटिंग होती थी, जैसे पार्टी की मीटिंग करते थे, तो भाई हम एक पार्टी हैं, अपना दल एक पार्टी उनके साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी बैठते हैं प्रदेश अध्यक्ष सामने वहाँ मंच पे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे जो है इधर। ये शिकायत मैंने वहाँ किया, जब राज्यसभा का चुनाव आया तो एक दिन सामने सामने बैठा है, वोट बीत गया तो फिर हटा दिए। काम निकल गया तो फिर खत्म, काम निकल गया तो। अच्छा, मुझे अब लौट के एकदम बिल्कुल आज के चुनाव पे आ जाते हैं। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 22% वोट शेयर मिला था, बीजेपी को 40%। कहाँ से लड़ पाएंगे समाजवादी पार्टी? 18% के वोट शेयर का फर्क है, खाली आप लोग गाल बजाते हैं। नहीं, देखिए सच्चाई बता दूं आपको, ये कागजों का आंकड़ा है। ना, ये तो नतीजे हैं। नतीजे देखिए, एक बार लालू यादव जी से आप ही की तरह एक सवाल आया कि हम लोगों ने 5000 लोगों से सर्वे किया और बीजेपी की सरकार बन रही है। उस समय लालू यादव नीतीश एक साथ थे 2015 में। लालू ने कहा कि सुनो भाई, तुम डब्बा लेके घूमते हो, 5000 लोगों से सर्वे किए, हम दोनों लोग 1 लाख लोगों से रोज मिलते हैं, बताओ आपका सही होगा कि हमारा सही होगा? और जो बात लालू जी ने कहा सेम टू सेम वही रिजल्ट आया बिहार में। एक बात और बता दें, यही हाँ। 2010 का भी चुनाव था। हाँ। लालू जी बोले इतना सीट जीतेंगे, हार गए, तो मैं ही पूछा तो बोले का कहीं हम की हार जाए। ये भी होता है। नहीं, देखिए हम जिस धरती पे हैं आज के तारीख में, चाहे जितना आंकड़ा सब बना ले, बलिया में 1 सीट नहीं जीतने दूंगा भाजपा को। कोई सीट आप बता दीजिए। सब हम ये सब जो आप बोल रहे हैं कैमरे पे बोल रहे हैं, वो एकदम कैमरे पे रिजल्ट आएगा, कैमरे पे मैं आपके पास आऊंगा। कैमरे पे बोल रहा हूँ, मऊ नहीं जीतेंगे, आजमगढ़ नहीं जीतेंगे, गाजीपुर नहीं जीतेंगे, अम्बेडकर नगर नहीं जीतेंगे, बनारस की 6 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 सीटें जीतने जा रहे हैं। आप देखिए बौखलाहट उनका, पहली बार प्रधानमंत्री जी भाग यूपी आ रहे हैं। अभी आचार संहिता चुनाव प्रचार नहीं करेगा आदमी। आप पहली बार मैं देखा हूं कि देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी पार्टी का 2017 में भी ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं, वो इस बार तो और है। और मजे की बात देखिए, इस बार का जो चुनाव है, अभी चाहे जो जितना आंकड़ा प्रस्तुत कर ले, चाहे जितना कोई समझा ले, कोई योगी जी मोदी जी के ललका साँड़ से कोई किसी को नहीं समझा सकता। किसान उसकी अरकल मटर, गेहूं, आलू, गोभी, पालक, मुरई ये जाकर के चर जा रहे हैं। बहुत दुखी है किसान। और सड़क पर आम आदमी, अन्ना पशु जिसको कहते हैं या ललका साँड़ हम कहते हैं। मुझे एक बात बताइए सीधा सीधा, कैसे यादव के साथ दूसरी पिछड़ी जातियां, छोटी और अति पिछड़ी जातियां कैसे एकजुट हो जाएंगी? अच्छा ये बताइए, 2014 से तो ये हो नहीं रहा था, 2000 अब ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया भाई? नहीं, देखिए 2014 और 2019, हाँ, आपको बता दूं, आपके आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से ओम प्रकाश राजभर पर पूरा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक चाहे सामान्य वर्ग पूरा विश्वास किया है कि ओम प्रकाश राजभर एक व्यक्ति है जो हमारी आवाज बन करके घूम रहा है। और वोट कुछ तो जो सवाल आप कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम ओम प्रकाश राजभर के नाते वोट देंगे, ये भी बात कह रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है ये 40% कैसे पहुंचिएगा भाई? कहां से जुड़ जाएगा? और क्यों गैर यादव, पिछड़ा अखिलेश यादव और उनके गठबंधन को वोट देगा? ठीक है, आप ये जोड़ रहे हैं 40 और आंकड़ा बता रहे हैं। 12 से 22% हम पूर्वांचल में हमारी आबादी है ना, जोड़ लीजिए उन्हीं में। खाली हमारा पश्चिम में तो आप देखिए ऐसे नहीं, पश्चिम का पश्चिम बता दें राजभर जी, पॉलिटिक्स में ना 2+2 4 नहीं होता है, आप भी जानते हैं। नहीं, बात सही आपकी, हम मान लेते हैं,
लेकिन जिधर इशारा कर रहे हैं पश्चिम में तो हाल ये है कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से ना बीजेपी वहाँ बहुत बड़ी ताकत है, हो गई है, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा। सपा बसपा आरएलडी मिल के भी कुछ नहीं कर पाए। किसान आंदोलन ने हवा निकाल दिया है। यहाँ किसान जो है ना, जब वोट डालने जाएगा ना, तो अंत में जाट होगा, गुजर होगा, सैनी होगा, शाक्य होगा, प्रजापति होगा, कश्यप होगा, वो किसान नहीं रहता है। नहीं, इस आप बार मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, पहले था, इस बार नहीं है। अरे नहीं, इस बार नहीं है। हम भी गए हैं, हम मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, मैं भी गया हूँ। हाँ, आप भी गए हैं, लेकिन मैं जो वहाँ देखा हूँ, देखिए महंगाई की मार से, बेरोजगारी से, किस चुनाव में महंगाई नहीं रहता नहीं, मुद्दा? बीजेपी की सरकार में इस चुनाव में महंगाई सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है, पिछड़ा बनाम अगड़ा की लड़ाई होगी, देख लीजिएगा ना। अभी आप जो यादव की बात कर रहे हैं ना, ये चुनाव आ गया पिछड़ा बनाम अगड़ा होने जा रहा है। बिहार 2015 वाला बना रहे हैं आप? मैं नहीं बना रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बना रही है। 27% आरक्षण और 22.5% आरक्षण। आप जिस पार्टी के साथ अलायंस किए हैं ना, हाँ। उसने सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के आरक्षण का बिल फाड़ दिया। अरे ओम प्रकाश राजभर पास कराएगा, आपके सरकार बनने दीजिए ना, मैं कहता हूँ। आपने चंद्रशेखर एक मिनट, आपने चंद्रशेखर रावण को सुना? क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ये जो पार्टी है वो प्रमोशन में आरक्षण का नहीं दे सकती हमें। वो कह रहे हैं ना, चंद्रशेखर हमारे भाई हैं, उनका ओम प्रकाश पर विश्वास है। आपके कैमरे पे कह रहा हूँ। आप ही ले गए थे क्या? हाँ, फिर मुझे जो जानकारी लोगों ने दी, उस जानकारी में मैंने उनसे कहा कि भाई इस समय सीट बढ़ चुकी है, सीटें जो चाहिए वो नहीं मिल सकती। तो वहां गए, बातचीत किए, 2 सीट, उसके बाद वो तो कह रहे हमको एक ही सीट मिल रही थी। नहीं, ये बात नहीं, 2 सीटें की बात। तो जो चीजें उनके दिल में है, दर्द है, जो पिछड़े दलित वंचित समाज की उपेक्षा या हिस्सा बीजेपी जो लूट रही है, आरक्षण खत्म कर रही है, संविधान को नहीं मान रही है, और जो उत्पीड़न हो रहा है वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। एक चीज बताइए राजभर जी, कि चंद्रशेखर अगर रहते गठबंधन में तो फायदा होता? हाँ, बिल्कुल फायदा होता, हम मानते हैं। और आज जब नहीं है तो देखिए, वो समाज जिसको वो तैयार किए हैं, वो किसी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देगा, वो बीजेपी के खिलाफ ही वोट देगा। और बसपा चला गया तो नहीं, देखिए, लड़ाई में कांग्रेस है नहीं। बेशक प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, लेकिन धरातल पे संगठन न होने की वजह से जनता नोटिस में नहीं ली है। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, उनके सभी नेता, विभिन्न जातियों के जो नेता बनाए गए थे, सब छोड़ के चले गए। उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क मत पड़े, लेकिन फर्क तो है। एक समय था कि बहन जी की सूची जारी होती थी तो 100, 70, 80 की सूची आती थी। आज 4 की, 3 की, 2 की सूची आ रही है। 53 की आई है। नहीं, आई है ना। हाँ, तो जब पहले चरण का चुनाव जब शुरू हो गया, तब 2 दिन के बाद नहीं आई है। प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, आपको बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, खोज करके पैसा दे के लड़ाया जा रहा है। उदाहरण बता दूं, पैसा दे के हमारे गाजीपुर में बीजेपी से बात करके कि पैसा हम देंगे, चलो तुम चुनाव लड़ो। ये हमको समझ में नहीं समझ में आ रहा है। बीजेपी से बात करके मतलब बीजेपी से अंदर समझौता करके प्रत्याशी खड़े किए जा रहे हैं। मतलब मैं ये समझूं कि मायावती और बीजेपी का गठबंधन है। बिल्कुल अंदर गठबंधन है। वो दिख रहा है मुझे कि जो कल तक बीजेपी के खिलाफ एमएलए था, आज वो एमएलए बीजेपी के यहां जाकर के पूछ रहा किसको खड़ा करें प्रत्याशी। ये कौन सा तरीका है? बसपा के, हमारे बलिया की बात बता दूं, चेयरमैनी के चुनाव में जिला पंचायत के बसपा का एमएलए, खुद बसपा का एमएलए, वो रुपया बांट रहा था घूम करके कि अब बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए। और ये मायावती जी इतना अनुशासनहीन हो गई हैं कि उनका प्रत्याशी, उनका एमएलए बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए पैसा बांटे और उसको पार्टी से ना निकालें। ऐसा तो मैं नहीं मानता। इसका मतलब कि मायावती जी से ये साठगांठ थी योगी जी की कि नहीं, वहां जो है हमारा एमएलए प्रचार करेगा, पैसा बांटेगा। अगर वही दूसरा कोई होता, ये बड़ा आरोप नहीं, 100% कह रहा हूं, सही कह रहा हूं आरोप, ये साबित है। हमारे यहाँ खुद मुझे खरीदने के लिए भेजा एमएलए आया। हमने कहा तेरी पार्टी में बिकते होंगे लोग, लेकिन ओम प्रकाश राजभर बिकाऊ नेता नहीं है। ये कान खोल के सुन लो, जाओ खरीदो, बिको। मेरे पास 12 जिला पंचायत थे, 12 को पार्टी के एडवोकेट नेता। जिला पंचायत के टाइम की बात कर, जिला पंचायत की बात करो, इस चुनाव की बात, इसी चुनाव वही सेम टू सेम वही हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए
आपका सीट का सब फाइनल हो गया है, चंद्रशेखर वाला तो हाल नहीं होगा? नहीं नहीं, वहाँ वो हाल नहीं, हमारा सब फाइनल है, हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं कुछ कुछ फंसावट। नहीं नहीं, कुछ नहीं फंसा है। देखिए हम तो वो जीव हैं ना, जब 22 से हम 8 लड़े तो हमको वो दिक्कत नहीं, हम तो अकेला मस्त है। इस बार लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी ना सीट देने में बहुत वो हैं, कंजूसी कर रहे हैं गठबंधन को। नहीं कंजूसी, अब जैसे हम ही कहें कि हम 52% हैं, हमको 52% सीट दे दो, हम 52% के नेता हैं, तो कौन मानेगा? हम जिस जाति के हैं, हमारी जाति कितना हमारे साथ है, किन इलाके में हमारा प्रभाव है, या हम किस क्षेत्र में प्रभावशाली हैं, तो हम अगर उनका वोट लेने के हकदार हैं तो उनको हम कितना वोट दे रहे हैं, आदान प्रदान होना चाहिए ना, तब ना सीट की बात सही होती है। आई खाली हम ही सोचें कि हम ही को सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको भी सोचना चाहिए, अगला को भी सोचना चाहिए कि हम अगर उनको 50,000। एक कहावत सुने हैं हम राजभर जी, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। एक फोटो आई समाजवादी पार्टी के, मतलब जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट की, उसमें कृष्णा पटेल जी बैठे हैं, जिसको आजकल अखिलेश जी राजमाता कहते हैं। आप थे, आपके बड़े बेटे थे, शिवपाल जी थे, उनके बेटे थे, केशव देव मौर्य थे, उनके बेटे थे, मतलब इतने सारी पार्टियां हैं। इस सबको लेके सबकी अपनी अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं, ये लगता है घर बनने से पहले ही टूट जाएगा। 50 पार्टियों को लेके नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में सरकार चला सकते हैं, तो 15 पार्टी को लेकर के अखिलेश जी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चला सकते। जब यहाँ कोई 15 लोगों की कोई डिमांड नहीं है, पहले ही तय हो गया कि सरकार बनेगी तो मंत्री बनना है। अगर डिमांड नहीं होती चंद्रशेखर रावण जाते? नहीं, देखिए चंद्रशेखर रावण जी हमारे मोर्चे में शामिल नहीं थे, पहली बात आप अच्छी तरह जानते हैं। जो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा था, हम उनसे मिलते खुद बोले कि आप ही ने बात करवाई? नहीं, मैं 4 बार उनसे मिला था, उन्होंने खुद कहा कि हमारी बात खुद हो रही है, हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, अगर बात हो रही तो कोई बात नहीं, हमको वही समझौता करना है, आप चल रहे हैं तो अच्छी बात है। अब ये जो बात कर रहे थे कि मोदी अगर कर सकते हैं तो अखिलेश भी, तो मोदी जितनी सूझबूझ अखिलेश यादव की भी है, उनसे ज़्यादा सूझबूझ है। ये प्रदेश की संपत्ति नहीं बेचेंगे, लेकिन मोदी जी देश की संपत्ति बेच रहे हैं। जो कांग्रेस ने बनाया उसको मोदी जी बेच रहे हैं। पिछड़ों दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं मोदी जी, ये नहीं कर सकते। अच्छा जरा रैपिड फायर कर लें। करिए। ये आप जो बोलते हैं तो आपको पता नहीं रहता कि आप क्या बोल रहे हैं और इसके क्या रैमिफिकेशंस होंगे। आपने कहा अलीगढ़ में कि जो माता पिता अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा, सरकार बनी तो उसे जेल भेज देंगे। बिल्कुल कहा हूं मैंने, ये कहा कौन से कानून में जेल भेज देंगे? नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि जो अपने बच्चे को 10 साल के नीचे के बच्चे को स्कूल जाना अनिवार्य है, उसे कोई काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, हमने ये कहा है, अलीगढ़ नहीं, हम पूरे उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर था तब भी कहा था कि जो माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे बच्चों को, ऐसे माँ बाप को हम जेल भेजेंगे। सरकार बनने के बाद कानून बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे। तो अभी भी आपकी सरकार बनी अखिलेश जी की तो बिल्कुल कराएंगे। उनको कैसे नहीं, हम जब सारी व्यवस्था, हम कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग सब कुछ देंगे, तो आप बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजोगे? सबसे बड़ा गुंडा कौन है धरती पर? मुख्तार ब्रजेश सब जो है आपसे सलाह करते रहते हैं, आपको सलाम करते रहते हैं, ये बोला है ओम प्रकाश राजभर, बोला है। आज भी आपके सामने कह रहा हूं, टिकट मांगने ब्रजेश सिंह हमारे यहाँ आए, टिकट मांगने मुख्तार अंसारी आए। अब आगे बोलिए। मतलब मुख्तार साहब की पुरानी दोस्ती है? सबसे दोस्ती है। राजा भैया से, राजा भैया बता दूं आप, राजा भैया से बिल्कुल दोस्ती है। अतीक अहमद से बिल्कुल दोस्ती है। प्रदेश अध्यक्ष थे, हम जो है वो मेन पार्टी के थे, हम युवा मंच के जिला अध्यक्ष थे अपना दल में। तो क्या सेवकतुल्ला अंसारी जो आए हैं आपके कारण आए हैं? नहीं, हमारे कारण कोई नहीं है, वो अपना पॉलिटिकल उनका दाव है, वहाँ गए हैं। हमारा दाव अपनी जगह है, सबका दाव अलग अलग है। लोग सोचते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का खाली मुख्तार से दोस्ती है। जब ब्रजेश भाई साबरमती जेल अहमदाबाद में थे, तब मैं गया था मिलने, और पहल राजनाथ जी ने की थी। 4 दिन में वहां था। जब आपको 13 की बात है। आपको अधिक शिकायत नरेंद्र मोदी से है या योगी आदित्यनाथ से? दोनों लोगों से है। अच्छा, दोनों। ये पिछड़ों का हिस्सा ये लूट रहे हैं, और वो पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं मोदी जी। प्राइवेट में कहाँ रिजर्वेशन है, आप बताइए। अच्छा, आपको जब टाइम मिलता है तो आप जो बोलते हैं ना, ये जो विवादित बयान, उसको कभी वीडियो देखते हैं? नहीं देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं। हम जो कहते हैं उसी पर डटे रहते हैं, एकदम। जो मैं कहता हूं सोच समझ कहता हूं। भाई रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। आप भी चुनाव लड़ेंगे और आपकी बेटी भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? क्यों भाई? है
जे करे पल्ले जब औलादे ना हो तो का लड़ाई। राजनाथ जी के बेटे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का महासचिव महामंत्री बना है, उसको नहीं कोई तो कहता है। एक खराबी है तो इधर भी खराबी नहीं, खराबी नहीं, जब पूरा परिवार लगा है पार्टी में, पूरा खानदान पार्टी को आगे बढ़ाने में लगा है। ये जो अखिलेश यादव आए थे ना, वो गाजीपुर वालों, आपका पूरा परिवार मंच पे था, पिताजी थे, माँ थी, पत्नी थे, बेटे थे, इसका क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि पूरा परिवार हमारा पार्टी को आगे बढ़ाने में लगा है। आप जाएंगे कार्यालय ना, आपको आश्चर्य होगा कि 50, 60, 100 डेली लोग पार्टी कार्यकर्ता जाते हैं और पत्नी बना खाना खिलाती हैं। ये नहीं योगदान है? बेटा दोनों, एक आईटी सेल संभाल रहा है पूरे प्रदेश का, पूरे देश का आईटी सेल संभाल रहा है, वो कम से कम 50 लोगों को लेके काम कर रहा है। आपके बेटे भी आपकी तरह बोलने लगे हैं। अरविंद राजभर कहते हैं कि सरकार बनी तो रेपिस्टों का हाथ काट देंगे। भाई ये कौन सा कानून है? नहीं, जबान फिसल गई होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, उनकी फिसल जाती है कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको? नहीं, जैसे कभी कभी जैसे अमित शाह जी ने कहा ना, अरे अब बात मत घुमाइए, अभी हम अरविंद की बात कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा कि जब रावण मृतशैया पे पड़ा था तो भगवान राम ने भरत को भेजा। अब बताइए, जवान फिसल गई ना? भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था। अब आगे जवान नहीं फिसलेगी। अब क्या कहें? अब फिर तो बोले तो हमारे गृह मंत्री जी, अरे हम अरविंद और ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, हमको घुमा के वहां मैं जवान फिसलने की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, हमारे गृह मंत्री जी ने बयान दिया। अच्छा, अगर आप राजनीति ना करते तो क्या करते? खेती करते। खेती में हम टाप खेती करते हैं, 900 साढ़े 900 ग्राम का आलू पैदा करते हैं। कोपरी बादशाह पूरे कमिश्नरी में टाप थे। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो गाना सुनना, फिल्में देखना, ये सब का मन करता है, करते हैं? हाँ, करता है, उसे सीख लेते हैं। जैसे ये पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में जब योगी जी को मोदी जी ने पैदल किया तो मोदी जी ने गाना गुनगुनाया था। कौन सा? भले आपने नहीं सुना, कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे वो वहां थे, आप वहां थे, किसी को आवाज सुनी नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सुनता हूं ना, यही तो मेरी बात है। आप मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। अच्छा, आप देखिए, अगर मैं मजाक कर रहा हूं, वहां पैदल किया, 5 दिन के बाद मोदी जी ने योगी जी के कंधे पर हाथ रख के फोटो वायरल कराया ना, कि ये ऐसा मैंने किया था, इस नाते ऐसा कर रहा हूं। ये मोदी जी ने आपको बताया क्या? नहीं, भाई वो जो फोटो बता रही है। और दूसरा देखिए, जब योगी जी केशव मौर्य डिप्टी सीएम को स्टूल पर बैठाते हैं, हमने आज तक अपना नहीं, एक मिनट, आप लोग बोलते हैं, आज तक मैंने वो फोटो नहीं देखी। हम दिखा देते अपनी मोबाइल निकाल के, केशव मौर्य स्टूल पे बैठे हैं। 100% अगर मेरी बात गलत होगी ना तो मैं कहता हूं राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं ओम प्रकाश बोलता है। और फाइबर की कुर्सी पर स्वतंत्र पटेल को बैठाया गया और भाजपा सब सोफा पर। अब आगे खेल देखिए, तमाशा। दिल्ली में बुलाते हैं केशव मौर्य को मोदी जी, सोफा पर बैठा के उनको समझाते हैं कि देखो केशव, आप यहाँ अभी क्या कर रहे हैं पता है? हम क्या कर रहे हैं? नारद वाला काम नहीं, नारद वाला काम नहीं कर रहे हैं। जो सही बात मैं बता रहा हूं, वहां प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देखो, तुमको स्टूल पर बैठाया था योगी, वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है। और स्वतंत्र पटेल को भी जाके बताना कि उसको फाइबर कुर्सी बैठाया था। हम भी पिछड़ी जाति के, तुम भी पिछड़ी जाति के हो, तो हम लोग सब लोग लामबंद रहो। ये झगड़ा कराने की हम झगड़ा नहीं करा रहे हैं, हम सही बात बोल रहे हैं। और उसके बाद तब से जब से आए हैं तब से देखिए केशव का कितना मन फरहर है। बातचीत हुई है क्या? हाँ, बात होती है। कब भइला आखिरी बात? नहीं, एक बात तुम्हारी फोन से हुई है। अभी नहीं, इधर नहीं, उधर हुई थी। आपका फोन तो नहीं टैप हो रहा है? होने दीजिए। नहीं, अखिलेश जी नहीं, वो तो फोन टेप होता हमारा, वो कोई दिक्कत नहीं, सरकार कराती है। आखिरी फिल्म आपने कौन सी देखी? याद नहीं है, बहुत फिल्म देख चुकी। पढ़ाई वढ़ाई के टाइम में बनारस में? नहीं, उसके बाद जब पिताजी ईसीएल काम करते थे तो जाते थे, तो वहीं अपना रविवार को एक अपना लोग जाते थे फिल्म देखने, तो वहीं जाते। कभी हाल फिलहाल में किसी हीरोइन से मुलाकात हुई? नहीं, हम वहाँ नहीं जाते हैं। कहाँ है? अरे वाह, हमारी बीबी तो खुद हीरोइन है। नहीं, कभी ऐसे आते जाते एयरपोर्ट पे मिल गई? नहीं, कोई नहीं। गाना वाना नहीं सुनते हैं? ना, गाना सुना तो मोबाइल में सुन लेते हैं। कब सुनते हैं? जब खाली कभी कभी रहते। कौन सा गाना, कोई याद है? चल सन्यासी मंदिर में। अरे ये तो बहुत पुराना है। नहीं, ये 10 मार्च को 10 बजे ये गाना बजेगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को 10 बजे ये गाना बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में। अब तो गाना आप तब से सुन रहे हैं, तो बाबा तो अभी मुख्यमंत्री बने 2017 में। नहीं, तो अब वो 10 मार्च को बजेगा गाना, हम कह रहे हैं ना। अखिलेश जी के साथ जो आप है, कभी ऐसा लगा अरे यार कहाँ आके फंस गए इस जगह पे?
कभी नहीं, ऐसा मोमेंट आया? नहीं, कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया। सच सच बोलिएगा। मैं सच कह रहा हूं, तमाम लोगों के साथ मैं गया, कांग्रेस के भी साथ गया, सोनिया जी से, राहुल जी से, बसपा में भी रहा, बीजेपी में भी बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके, और सारे लोगों से मिला। लेकिन जो इज्जत सम्मान अखिलेश जी के यहाँ ओम प्रकाश राजभर को या मोर्चे को, लोगों को जो इज्जत सम्मान यहाँ मिली, वो शायद जीवन में भाजपा नहीं दे सकती, जीवन में। अच्छा, आप तो अखिलेश जी से उम्र में बड़े हैं। हाँ, 2 गठबंधन करके वो कहते हैं कि हमको बहुत खट्टा अनुभव रहा। पहला कांग्रेस के साथ, दूसरा बीएसपी के साथ, तीसरा आप लोगों के साथ किया। अगर इस बार नहीं चला तो आप अपना भविष्य और अखिलेश यादव अपना भविष्य, उनका मतलब भविष्य आप कहाँ देखते हैं? दोनों का भविष्य सुरक्षित है। हाँ। 2022 में सरकार बनने जा रही है, भ्रम में मत रहिए आप लोग। गाना बजाने लगेंगे आप। 22 में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव जी की मात्र फोटो ट्वीट हुई थी 20 तो अक्टूबर को। बताए थे आप। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो ताज होटल में थे और आपके पास वो विभाग का पर्चा गया, तो अब की बार अगर मान लीजिए सरकार बनती है तो कौन सा विभाग का पर्चा आप अपने पास देखना चाहेंगे? हमको कोई विभाग नहीं, फिर भी मन में देखिए। नहीं, हमारे पास फिर मान लीजिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आ गया तो स्वागत है। हम तो नहीं, हम नहीं, लड़ेंगे। तब क्यों आपको विरोध? बजट नहीं दिया ना, जब वहां लोग भाग गए तो हमने कहा इस विभाग को 2 आंख करते हैं। नहीं, 2 आंख नहीं करते। हमने जब वो सब लोग भाग गए तो हमारे दिमाग में बात आई कि दिव्यांग और पिछड़ा को उस योग्य बनाऊंगा कि अगली सरकार बने तो लोग इस विभाग को मांगे। आपके लिए, ओम प्रकाश राजभर के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा विलन कौन है राजनीति का? हिंदी में बताइए। सबसे बड़ा विलन कौन है आपका? हम नहीं समझ पा रहे हैं। जिसको आप कहेंगे ना, जिसको पसंद नहीं करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा डिसलाइक करते हैं। इस समय तो हमारे निगाह में नरेंद्र मोदी जी, इनको हम अब पसंद नहीं करते। इन्होंने जो वादा किया था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। और सबसे बड़े हीरो? हाँ, सबसे बड़े हीरो आपके हिसाब से राजनीति में इस समय अखिलेश के सामने सब फेल है। कांशीराम जी भी? अब कांशीराम जी की तुलना अब इनसे करेंगे। कांशीराम नाम एक सोच और एक विचार था, और आज का जो दौर है, आज के विषय में आपने पूछा है, तो अखिलेश धरती पर ना कोई अब कांशीराम हो सकता है, ना डॉक्टर अंबेडकर हो सकता है। वो बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत त्याग लोगों ने किया था। और ज़मीन पर बैठ करके कांशीराम जी ने मीटिंग किया है, 20-20, 25-25 आदमी का। साइकिल चला करके आदमी जो है लोगों को जोड़ा, कैसे कैसे कहाँ तक पहुँचाया। कभी आपने कुछ ऐसा फैसला लिया कि आपको लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था ये? क्या गलती, हर इंसान से गलती होती है। कौन सी गलती? कोई ऐसा फैसला किया हो आपने? नहीं, अब तक हम करके तब पछताते हैं। जैसे हमने खेती शुरू किया। अरे पॉलिटिक्स में आइए ना। हाँ, पॉलिटिक्स में। हाँ, ऐसा जैसे कौन सा हमने अपने जीवन में भाजपा से गठबंधन करके तब हम पछताए। इतना टाइम लग गया आपको? नहीं, गठबंधन किए और जब टिकट बंटवारे में ही तब हम समझ गए। तब भी इतना लंबा क्या खींचते रहे? थोड़ा पढ़ना पड़ा कि कहीं हम ही तो गलत नहीं है, सोच रहे हैं हम, जो हमारी सोच तो नहीं गलत है। हम जिस उद्देश्य को, कैसे पढ़ते थे जरा बताइए। देखिए, हम पढ़ते इस तरह से, जैसे हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर बहुत अग्रेसिव थे, जातिवार जनगणना को लेकर के, हम घरेलू बिजली का बिल माफी को लेकर के, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा को लेकर के, प्रदेश में अमन चैन को लेकर के, और उस व्यक्ति के विषय में बहुत सोचता था कि नेताओं के फ्लैक्स का छत बना करके जो गरीब रह रहा है उसको छत कैसे मिले, उसको शौचालय कैसे मिले, उसके बच्चे स्कूल तक कैसे जाएं। आज तक आपको ले चलूं बलिया, जहां सूर्योदय पहले होता यूपी में, बड़ा डिंग हाँकते हैं नेता, बलिया ले चलूं तो आज भी आपको सैकड़ों परिवार ऐसे मिलेंगे, आज भी माता पिता बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते हैं। अब आखिरी सवाल बता दीजिए कि जब बीजेपी छोड़ के अखिलेश यादव से मिलने का फैसला हुआ, मुलाकात कैसे हुई थी वो गुप्त वाली, कैसे बना था वो? अब तो पब्लिक हो गया। नहीं, पब्लिक, देखिए, हम तो जब मिनिस्टर थे तो अकेले जाते थे, अखिलेश से मिलते थे। मंत्री रहते हुए? बिल्कुल मिलते थे। जब वहां से मिलते थे, थोड़ी दूर आते थे, तब तक मुख्यमंत्री आवास से फोन आ जाता था, मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं, तो गाड़ी साइड लगा, हम ही खुद चला के ले जाते थे, ड्राइवर पर नहीं ले खुद गाड़ी चला के अखिलेश यादव के घर चले जाते? हाँ, वो रहते थे वहाँ, अंसल ग्रुप कौन है? अच्छा, अंसल वाले। हाँ, वहाँ रहते पहले जो बीच में जब घर चला गया। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ आ गए तो यहाँ भी जाते थे। मंत्री रहते हुए हाँ, जाते थे? जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। फोन आता था, कहाँ गए थे, हम अखिलेश जी के यहाँ गए थे।
अरे आप हमारे साथ समझौते हैं, हम के समझौते में हैं, हम अखिलेश के यहाँ चले गए तो आपको दर्द हो रहा है, आप मुलायम सिंह से मिलोगे तो नहीं दर्द होगा। कौन मुलायम सिंह से मिल लिया? योगी जी। अरे वो तो शिष्टाचार। अरे तो हमारा भी शिष्टाचार मुलाकात, हम वहाँ कुछ करने जा रहे थे, हम सरकार गिराने थोड़ा जा रहे थे मिलके। तो तभी से सेटिंग वेटिंग चल रहा था। हम बराबर मिलते रहे, फिर उसके बाद भी मिलते रहे, बीच में थोड़ा खटास हो गई हमारी उनकी। किन की? अखिलेश जी से। कब खटास हुई थी? कोई खटास का वो मकसद अब नहीं जब था। बोल ही दिए तो बता ही दीजिए। नहीं कुछ, जैसे हम समझौता बाई इलेक्शन में चाहते थे। लोकसभा बाई इलेक्शन? नहीं, विधानसभा। विधानसभा हम बाई इलेक्शन में चाहते थे। लोकसभा में भी हमने प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि लोकसभा में बहन जी तैयार नहीं, हम के छोड़ दो, जाने दो। तो हमारा मकसद था कि जो 12 सीटों का बाई इलेक्शन था यूपी में, हम उसी समय समझौता चाहते थे कि समय रहते हम लोग मैदान में उतर जाएं और चलें धुआंधार। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं, हमके नहीं अभी। तो कहें कि जल्दी इतना क्यों? हमके जल्दी इतना है कि आपका जो गठबंधन कांग्रेस और बसपा से है उसका खटास आपको है, उस गठबंधन में वो खटास हम नहीं होने देना चाहते हैं। आज जब सरकार मान लीजिए बन गई, अखिलेश यादव फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, सफाई महोत्सव होगा, हीरोइन सब आएंगे डांस करने के लिए, अगर होता है तो राजभर जी जाएंगे वहाँ? अब हम वहाँ आंख बंद थोड़ा करेंगे। अगर अखिलेश जी ने आपसे पूछा कि किस हीरोइन को बुलाया जाए, हम तो कहेंगे कि आपकी चॉइस। नहीं, हम तो कहेंगे ये सब काम मत करिए, वो पैसा जो है गरीबों की शिक्षा में लगा दीजिए। हम फिजूल खर्ची पे रोक लगाएंगे कि अब योगी जी की तरह हम ले जा करके फूल बरसा करके हजारों करोड़ रुपया खर्चा करें अयोध्या में। कहाँ फूल बरसाने में कहाँ 1000 करोड़ लग जाएगा? 235 करोड़ रुपया लगा था। अरे नहीं, फूल बरसाने में कितना लगा? दीपोत्सव में कितना? अरे मान लीजिए सांस्कृतिक है, दीप जल रहे, इसमें क्या बुराई है? दिवाली माटी का दिया जरौले दरिदरवा ना भागी, सूप बजौले भोरवा में दरिदरवा ना भागी। शिक्षा तब आएगा जब बच्चे को स्कूल भेजेंगे, उसको कॉपी किताब फीस देंगे, उसको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था देंगे, तब होगा। वो दिया जरौले से ना हुई, ए बदे हम फिजूल खर्ची नहीं होने देंगे। अब कुंभ में तो 42 हजार करोड़ लगा दिए, और किसकी की रिपोर्ट आ गई, घोटाला हो गया। और किस किस चीज के लिए आप अखिलेश जी को रोकिएगा? किस किस चीज के लिए? और हम रोकेंगे नहीं, हम करवाएंगे, जातिवार जनगणना कराएंगे। हम 6 महीना कहते हैं, वो 3 महीना। घरेलू बिजली का बिल के लिए हम एकदम अडिग हैं, वो भी अडिग हैं। हम गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट चाहते हैं, हम प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। फिर यादव सब फिर चढ़ेंगे, फिर वो हो जाएगा? नहीं, अब देखिए, एक दौर था वो कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। आप गारंटी ले लें क्या? भाई हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन बगलिए में रह तो ये तो कह सकते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है। आपके चैनल पे आपके सामने कहूँगा कि गलत हो रहा है। चलिए राजभर जी, आपने बहुत बहुत समय दिया, और एक बात की आपने गारंटी भी दी है कि आपने जो गिनाए ना जिले के रिजल्ट का, और दूसरा कि अगर सरकार इधर उधर जाएगी तो आप कैसे रोकेंगे और टोकेंगे, दी है ना गारंटी आपने? हम गारंटी दे रहे हैं। फिर हम आएंगे आपके। बिल्कुल, हम आपको पकड़ के ले आएंगे, जाएंगे कैसे आप? तो आज के हमारे अनकर प्रोग्राम में खास मेहमान थे ओम प्रकाश राजभर, और मैंने इनसे वक्त इसीलिए ले लिया कि अगर सरकार बनती है और जो नेता वादा करते हैं उस वादे पर खरे उतरते हैं या नहीं, तो फिर हम इनके साथ आपको रूबरू करवाएंगे। आगे फिर किसी खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।